आज का टॉपिक है द्रव्य का तापीय गुण। द्रव्य के तापीय गुण के बारे में सबसे पहले हम लोग ताप और उष्मा के बारे में बात करेंगे। तो ताप क्या होता है और उष्मा क्या होता है, इसे धीरे धीरे करके हम लोग समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये दो वस्तु है, ये दो वस्तु है ए और बी। यहाँ पे दो वस्तु रख दिए ए और बी। जो ए है वह उच्च ताप वाली वस्तु है, ये क्या है, उच्च ताप वाली वस्तु है। और बी का ताप इसकी तुलना में ए की तुलना में कम है, बी का ताप ए की तुलना में कम है। कह सकते हैं ये निम्न ताप वाली वस्तु है, कम ताप वाली वस्तु है। तो यदि इन दोनों वस्तु को ए और बी को एक दूसरे से मिला दिया जाए, ए और बी को एक दूसरे में मिला दिया जाए, तो हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों का जो मिश्रण होगा, ए और बी, इन दोनों वस्तु का जो मिश्रण होगा उसका ताप इन दोनों वस्तुओं के ताप के मध्य में होता है। जैसे ए और बी को मिला दिया जाएगा तो जो मिश्रण बनेगा उसका ताप ए और बी के मध्य में होगा। जैसे उदाहरण के लिए जो वस्तु ए है उसका ताप है 50 डिग्री सेल्सियस और वस्तु बी है उसका ताप है 30 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही ए और बी को एक दूसरे में मिला दिया जाएगा तो जो मिश्रण तैयार होगा, यहाँ पे मैं मिश्रण को बना देता हूँ। ये ए और बी को मिलाने के बाद यहाँ पे ए कोई वस्तु था और इसमें बी कोई वस्तु है। अब इन दोनों वस्तु को मिला दिया जाएगा तो वस्तु ए का ताप कितना था 50 डिग्री सेल्सियस और वस्तु बी का ताप कितना था 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे इन दोनों वस्तुओं को मिला दिया जाएगा तो इसका ताप उभयनिष्ठ ताप हमें प्राप्त होगा। इसका जो ताप होगा इन दोनों के बीच का ही एक ताप होगा जिसे हम लोग उभयनिष्ठ ताप बोल सकते हैं। तो इसका ताप हमें देखने को मिलेगा 40 डिग्री सेल्सियस। जब 50 डिग्री सेल्सियस ताप वाली वस्तु को 30 डिग्री सेल्सियस ताप वाली वस्तु में मिला दिया जाता है तो इनका जो मिश्रण तैयार होगा उनका ताप इन दोनों के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि जो वस्तु ए है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसे जब हम लोग निम्न ताप वाली वस्तु में मिला देंगे तो कुछ ऊर्जा का स्थानांतरण, कुछ ऊर्जा का ट्रांसफर क्या होगा, ए से बी की तरफ होगा। जो ए वस्तु है वो अपनी कुछ ऊर्जा बी को दे देगा। या तो जैसे ही हम लोग ए और बी को एक दूसरे में मिला देंगे तो जो वस्तु ए है वो अपनी कुछ ऊर्जा बी को दे देगा। तो भिन्न ताप वाली, जो अलग अलग ताप वाली वस्तु है, इन दोनों वस्तुओं को जैसे ही मिला दिया जाता है तो कुछ ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। ये ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम से बताया गया है कि जब दो भिन्न ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होगा और इसे ही हम लोग ऊष्मा के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। जब उच्च ताप वाली वस्तु को निम्न ताप वाली वस्तु में मिला दिया जाएगा तो उच्च ताप वाली जो वस्तु है अपनी कुछ ऊर्जा किसे दे देगा, निम्न ऊर्जा वाली वस्तु को दे देता है, जिसे क्या कहा जाता है, ऊष्मा कहा जाता है। तो यहाँ से अब हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे कि ताप और ऊष्मा का परिभाषा क्या होता है। तो ताप क्या है, किसी वस्तु का ताप उसकी वह तापीय अवस्था है जो किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन का बोध कराती है। कोई भी वस्तु का ताप उसकी वह तापीय अवस्था होता है जो हमें यह बताता है कि वह वस्तु गर्म है या फिर ठंडा है। जबकि ऊष्मा क्या बताएगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऊष्मा ताप में अंतर होने के कारण, तापांतर के कारण विभिन्न वस्तुओं के बीच, तापांतर के कारण विभिन्न वस्तुओं के बीच जिस ऊर्जा का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहा जाता है, ऊष्मा कहा जाता है। जब दो अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिला देंगे तो उच्च ताप वाली वस्तु से ऊर्जा कहाँ जाएगा, निम्न ताप वाली वस्तु की ओर जाने लगता है। तो जितनी ऊर्जा का आदान प्रदान होता है वही ऊर्जा क्या कहलाता है, ऊष्मा कहलाता है। जबकि ताप क्या बताएगा कि वह वस्तु गर्म है कि ठंडा है, इसका बोध कराता है। तो यहाँ से हमें ताप और ऊष्मा में अंतर भी समझ में आ रहा है कि ताप का काम क्या है और ऊष्मा का काम क्या है। तो ताप का मात्रक होता है केल्विन,
ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन, और ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। ताप को T से प्रदर्शित किया जाता है और ऊष्मा को Q से प्रदर्शित किया जाता है। ताप को T से और ऊष्मा को Q से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक बार और देख लेते हैं ताप क्या बताएगा। ताप किसी वस्तु के गर्माहट या ठंडेपन का बोध कराता है, और ऊष्मा कहने का मतलब है जब दो अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिला दिया जाएगा तो ऊर्जा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर जाने लगती है। उसे ही किस नाम से जाना जाता है? ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है और ताप का मात्रक केल्विन होता है। अब इनमें हम लोग अंतर देखेंगे कि ताप और ऊष्मा में अंतर क्या होता है। तो ऊष्मा और ताप में अंतर, तो एक तरफ लिख रहे हैं ऊष्मा को और दूसरी तरफ लिख देते हैं ताप को। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इन दोनों का परिभाषा, ऊष्मा और ताप का परिभाषा ही पहला अंतर होगा कि ऊष्मा क्या होता है। जब दो भिन्न ताप वाली, दो अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो उच्च ताप वाली वस्तु से कुछ ऊर्जा निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऊष्मा कहते हैं। तो ऊष्मा में इसका परिभाषा लिख देंगे, और ताप में ताप का परिभाषा लिख देंगे कि ताप किसी वस्तु की वह तापीय अवस्था होती है जो उस वस्तु की गर्माहट या फिर ठंडेपन का हमें बोध कराती है। फिर दूसरा अंतर में क्या लिखेंगे? ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। और ताप का मात्रक केल्विन। ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल और ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। तीसरा अंतर, ऊष्मा एक कारण होता है, ऊष्मा एक कारण होता है, जबकि ताप क्या है? इसका प्रभाव है। ऊष्मा कारण है, ताप क्या है? प्रभाव है। कैसे पता चलेगा ये? जैसे कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये गर्म वस्तु है, तो इस गर्म वस्तु को जैसे ही हम लोग टच करके देखेंगे, गर्म वस्तु को जैसे ही हम लोग टच करके देखेंगे तो गर्म वस्तु से ऊष्मा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। गर्म वस्तु से ऊष्मा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, और जब ऊष्मा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो ये वस्तु हमें गर्म लगेगा। लेकिन यदि यही वस्तु ठंडा हो तो इस वस्तु को जैसे ही हम लोग टच करके देखेंगे तो हमारे शरीर से ऊष्मा इस वस्तु के अंदर प्रवेश करेगा, जिसके कारण ये हमें कैसा लगता है? ठंडा लगता है। तो ऊष्मा के आदान प्रदान के कारण ही हमें समझ में आता है कि कोई वस्तु ठंडा है कि गर्म है। ऊष्मा के आदान प्रदान से ही हम लोग बता सकते हैं कि वस्तु गर्म है कि ठंडा है। यदि किसी वस्तु को छूने से हमें वो वस्तु गर्म लगती है तो इसका मतलब है उस वस्तु से ऊष्मा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया है। लेकिन यदि किसी वस्तु को छूने से वह ठंडी लगती है तो इसका मतलब है हमारे शरीर से ऊष्मा उस वस्तु के अंदर गया है। तो इसी से समझ में आ रहा है कि वस्तु गर्म है या ठंडा है। किसके कारण समझ में आया? ऊष्मा के आदान प्रदान के कारण ही समझ में आ रहा है कि वस्तु ठंडा है या गर्म है। तो ऊष्मा कारण है तो ताप क्या है? ऊष्मा का प्रभाव है। फिर चौथा पॉइंट है कि दो वस्तुओं को मिलाने पर, जैसे दो वस्तु है, यहां पे मैं भिन्न ताप वाली लिख देता हूं। चौथा पॉइंट, हाँ समझ में आ जाएगा। चलो दो वस्तुओं को मिला देते हैं। तो दो वस्तुओं को मिलाने पर जो कुल ऊष्मा होगा, दो वस्तुओं को मिलाने पर जो कुल ऊष्मा होगा प्रत्येक वस्तु के ऊष्मा के योग के बराबर होगा। उदाहरण के लिए जैसे ये एक वस्तु है, इस वस्तु के अंदर ऊर्जा 10 जूल है, बी दूसरा वस्तु है, ये पहला वस्तु ए हो गया, ये दूसरा वस्तु बी हो गया। इस वस्तु के अंदर ऊर्जा 8 जूल है। तो इन दोनों वस्तु को जब मिला दिया जाएगा तो कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा? 18 जूल हो जाएगा। 10 जूल ऊर्जा वाली वस्तु ए और 8 जूल ऊर्जा वाली वस्तु बी को आपस में मिला दिया जाए तो कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा? 18 जूल हो जाएगा। तो इसे ही लिखेंगे, दो वस्तुओं को मिलाने पर कुल ऊष्मा प्रत्येक वस्तु के ऊष्मा के योग के बराबर होती है। दो वस्तु है, इन दोनों वस्तु को आपस में मिला रहे हैं तो जो कुल ऊर्जा प्राप्त होगा इन दोनों वस्तुओं के ऊर्जाओं के योग के बराबर होगा। लेकिन ताप की स्थिति में ऐसा नहीं होता है। अगर ताप के बारे में बात करें तो दो अलग अलग ताप वाली वस्तु को मिला देते हैं। ये पहला वस्तु हो गया और ये दूसरा वस्तु हो गया, और इस पहले वस्तु को ए से शो कर रहे हैं, दूसरे वस्तु को बी से। पहले वस्तु का ताप ये मान के चल रहे हैं 60 डिग्री सेल्सियस है,
पहले वस्तु का ताप 60 डिग्री सेल्सियस है और दूसरी वस्तु का जो ताप है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे इन दोनों वस्तुओं को आपस में मिला दिया जाएगा तो इनका जो ताप होगा वो इन दोनों तापों के बीच में होगा। जैसे इन दोनों वस्तुओं को मिला दिया जाए तो जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का ताप, जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का ताप इन दोनों तापों के बीच में ही होगा। जैसे एवरेज निकाल लेते हैं, 60 और 20 कितना होगा 80, तो इसका औसत निकल जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस होगा। तो एक बार इसे फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऊष्मा और ताप में अंतर को। पहला पॉइंट लिखना होगा परिभाषा। तो ऊष्मा में क्या लिखेंगे कि ऊष्मा क्या होता है, ताप में अंतर के कारण, ताप में अंतर के कारण जब दो वस्तुओं को मिला दिया जाए तो जिस ऊर्जा का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा। जबकि ताप में हमें क्या लिखना होगा, ताप में लिखना होगा कि ताप किसी वस्तु की वह तापीय अवस्था होता है जिसके कारण उस वस्तु के गर्माहट या ठंडेपन का हमें बोध होता है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे ऊष्मा का मात्रक होता है जूल और ताप का मात्रक होता है केल्विन। तीसरा पॉइंट लिखेंगे ऊष्मा क्या होता है, कारण होता है, तो ताप इसी ऊष्मा का क्या है, प्रभाव है। ऊष्मा के आदान प्रदान के कारण ही हमें समझ में आता है कि कोई वस्तु गर्म होगा या ठंडा होगा। चौथा पॉइंट में लिखना है कि दो वस्तुओं को यदि आपस में मिला दिया जाए तो उसमें कुल ऊर्जा या कुल ऊष्मा प्रत्येक वस्तुओं के ऊष्मा के योग के बराबर होगा। लेकिन यदि दो अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिला दिया जाए तो उनका जो उभयनिष्ठ ताप होगा उन दोनों वस्तुओं के ताप के मध्य में ही होगा। जैसे पहले वस्तु का ताप 60 है, दूसरी वस्तु का ताप 20 है। जैसे इन दोनों को एक दूसरे में मिला देंगे तो जो मिश्रण तैयार होगा उसका ताप इनका उभयनिष्ठ ताप होगा। जैसे यहाँ पे 60 और 20 का कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। अगला टॉपिक है ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। तो जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उस वस्तु में प्रसार होने लगता है, जिसे क्या कहा जाता है, ऊष्मीय प्रसार या फिर तापीय प्रसार कहते हैं। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उस वस्तु में फैलाव होने लगता है, उसकी लंबाई बढ़ने लगता है, क्षेत्रफल बढ़ने लगता है, आयतन बढ़ने लगता है। तो इसे क्या कहा जाता है, ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ये कोई छड़ हो गया, तो इस छड़ को जब गर्म किया जाता है, इस छड़ को जैसे हम लोग गर्म कर देंगे तो इस छड़ की लंबाई में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्मीय प्रसार के नाम से जाना जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मीय प्रसार या फिर तापीय प्रसार कहेंगे। तो ऊष्मीय प्रसार का परिभाषा समझ में आया होगा कि जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उस वस्तु में जो फैलाव या प्रसार होता है उसे ही क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है। तो ऊष्मीय प्रसार को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ऊष्मीय प्रसार को 3 भाग में बांटा गया है। पहला रेखीय प्रसार, दूसरा क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा आयतन प्रसार। ऊष्मीय प्रसार को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। तो पहले बात करते हैं रेखीय प्रसार क्या होता है। जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, रेखीय प्रसार कहने का मतलब लंबाई में वृद्धि होगा। जैसे कोई वस्तु है, ये छड़ वाला एग्जांपल जो अभी लिए थे, तो जब इस छड़ को गर्म किया जाता है, जब इस छड़ को गर्म किया जाता है तो इस छड़ की लंबाई में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। इसे ही क्या कहेंगे हम लोग, रेखीय प्रसार। तो जैसे ये छड़ है तो इस छड़ को जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे, इस छड़ की प्रारंभिक लंबाई में मान के चल रहा हूँ L है, इस छड़ की प्रारंभिक लंबाई L है। जब इस छड़ को गर्म किया जाएगा तो इसकी लंबाई में थोड़ा सा वृद्धि होगा, बहुत ही कम, इसकी लंबाई में थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगा, जिसे मैं डेल L से प्रदर्शित कर देता हूँ। इसकी लंबाई में थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार। जब किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होता है तो उसे क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार। अब हम लोग बात करेंगे क्षेत्रीय प्रसार के बारे में। तो क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जब किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, जब किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तो उसे क्या कहेंगे, क्षेत्रीय
प्रसार कहते हैं। जैसे ये कोई वस्तु हो गया और इस वस्तु को गर्म करने पर इधर भी थोड़ा सा वृद्धि हो गया, लंबाई भी थोड़ा सा बढ़ गया और चौड़ाई भी थोड़ा सा बढ़ गया। तो इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल था a और इसमें डेल a वृद्धि हो गया, थोड़ा सा क्षेत्रफल बढ़ गया। तो इसे क्या कहेंगे? क्षेत्रीय प्रसार। जब किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो उसे क्या कहेंगे? क्षेत्रीय प्रसार। इसी प्रकार तीसरा है आयतन प्रसार। तो आयतन प्रसार कहने का मतलब है जब किसी वस्तु को गर्म किया जाएगा तो उसके आयतन में वृद्धि होगी। जब किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है तो इसे क्या कहते हैं? आयतन प्रसार कहा जाता है। जैसे एक क्यूब का एग्जांपल लेते हैं, कोई घन है, ये कोई घन है, ये घन हो गया और जब इस क्यूब को गर्म किया जाएगा तो इसकी लंबाई में भी वृद्धि होगा, इस तरफ भी वृद्धि होगा, चौड़ाई में भी थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगा, लंबाई भी बढ़ गया और चौड़ाई भी बढ़ गया और ऊंचाई भी बढ़ जाएगा। तो अगर तीन विमा में वृद्धि हो रहा है, कहने का मतलब है आयतन में वृद्धि हो रहा है, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी, तो इसे क्या कहेंगे? आयतन प्रसार। तो एक बार इसे फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होता है तो उसे कहा जाता है रेखीय प्रसार, और जब किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तो उसे क्या कहेंगे? क्षेत्रीय प्रसार। और जब किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होगा तो उसे क्या कहेंगे? आयतन प्रसार कहा जाता है।